अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एफएससी पार्ट वन, जिसे इंटरमीडिएट पार्ट वन और ICS पार्ट वन भी कहते हैं। इसका सब्जेक्ट है फिजिक्स। मैंने लास्ट आपको प्रीवियस वीडियो में आपको फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाए हैं और वेरी इजी वे में मैंने आपको करवाए हैं। आप स्टूडेंट्स उन वीडियोस को भी लाजमी देखें ताकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छी तरह क्लियर हो जाएं और आपके माइंड से कभी भी ना निकलें। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक करने लगे हैं। इस तरह से आपको समझाऊंगा कि वीडियो के एंड तक, जब वीडियो एंड हो जाएगी, इंशाल्लाह ताला 90% आपको वो कंसेप्ट बिल्कुल आता होगा। आज का हमारा टॉपिक है प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी इसको हम किस तरह करेंगे? मतलब देखो, पहले मैं इसको आपको एक जनरल टर्म से बताऊंगा, एक आम लैंग्वेज से बताऊंगा, जर्नली बातें जितनी भी हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं उनको लेके बताऊंगा, फिर फिजिक्स की टर्म में इसको सीखेंगे। तो हमारे पास टॉपिक है हमारा 1.6 और वो है प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। अब देखो स्टूडेंट्स, प्रिसिजन का क्या मतलब है? प्रिसिजन का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। एक सर ने क्या किया, बच्चों को ना एक क्वेश्चन दिया, स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन दिया, उनको बोला कि ये क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दो। वो फर्ज करें एक्सरसाइज थी 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर था आपके पास फर्स्ट। अब ना स्टूडेंट्स एक स्टूडेंट्स ने आंसर निकाला 9.8। अब याद रखिएगा एक बात, इसका जवाब सर ने नहीं बताया। ये स्टूडेंट ने आंसर निकाल दिया, सर ने जवाब नहीं इसका बताया। अब इसका एक आंसर आया 9.8। फिर स्टूडेंट ने क्या किया, उसने, अब उसको नहीं पता कि यार ये मेरा आंसर सही है कि गलत है। आमतौर पे आपको पता है स्टूडेंट्स, आप ऐसे ही करते हो कि अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, आपने एक आंसर निकाला, तो आप दोबारा उसे फिर निकाल के देखते हो कि यार मैं दोबारा से निकाल के देखूं क्या मेरा सेकंड टाइम भी यही आंसर आता है। जब उसने सेकंड टाइम निकाला ना, तो उसका आंसर आया 9.7। उसने कहा ये क्या डिफरेंस आ गया। थर्ड टाइम फिर उसने किया, वो आ गया 9.6। फोर्थ टाइम फिर उसने किया, वो आ गया 9.2। फिफ्थ टाइम फिर उसने किया, वो आ गया 9.5। अब वो स्टूडेंट क्या है, कंफ्यूजन का शिकार है। जवाब नहीं उसको स्टूडेंट्स पता, जवाब नहीं उसे पता। याद ये रखिएगा बात, मतलब एक्चुअल जो जवाब है ना इस क्वेश्चन का, वो नहीं उसे बताया गया, वो उसे पता भी नहीं है। अब उसने क्या किया, उसने कहा यार मैंने फर्स्ट टाइम निकाला मेरा आंसर आया 9.8, सेकंड टाइम निकाला मेरा आंसर आया 9.7, थर्ड टाइम निकाला मेरा आंसर आया 9.6। मैं ये सोचना चाह रहा था कि यार मैं कहीं ना कहीं से मेरा 9.8 दोबारा से आ जाए, ताकि मैं ये श्योर हो जाऊं कि हाँ मेरा आंसर जो है फर्स्ट टाइम 9.8 आया था ना, वही मेरा आंसर है। फिर उसने फोर टाइम फिर किया, वो आ गया 9.2 और फिफ्थ टाइम उसने किया 9.5। अब वो क्या करेगा स्टूडेंट, अब वो स्टूडेंट ये करेगा, वो ये कहेगा कि यार ये जो दो आंसर है ना 9.8 और 9.7, क्योंकि 9.8 के बिल्कुल करीब तर वैल्यू है 9.7, वो ये कहेगा या तो मेरा आंसर सही 9.8 है या मेरा आंसर सही 9.7 है। वो दोनों आंसर को में से किसी एक को चूज करेगा। अगर फर्ज करो स्टूडेंट्स उसने चूज करना हो 9.8 को, ना उसने चूज करना हो, तो इन सारी वैल्यूज को चूज करना हो, तो वो किस जवाब को चूज करेगा? वो 9.7 को चूज करेगा। क्यों? क्योंकि वो ये कहेगा कि 9.8 से करीब तर वैल्यू कौन सी है, वो है 9.7। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस करीब तर वैल्यू को क्या कहते हैं? प्रिसाइज्ड वैल्यू। ठीक है, और इस सारे अमल को क्या कहेंगे? प्रिसिजन। बात समझ गया? प्रिसिजन का अमल क्या होता है? एक ऐसा अमल होता है जिसमें आपको एक्चुअल जवाब का नहीं पता होता, आप जो वैल्यूज निकालते हो वो वैल्यूज देखते हो कि करीब तर वैल्यूज कौन सी हैं, वो आप जो करीब तर वैल्यू होती है उसको आप क्या कह देते हो कि ये मेरी प्रिसिजन है। इसका मतलब 9.7 जो होगी वो होगी क्या? एक प्रिसाइज्ड वैल्यू। और इस अमल को क्या कहेंगे हम? प्रिसिजन कहेंगे। अब कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर 9.8 क्यों नहीं प्रिसिजन या प्रिसाइज वैल्यू? देखो एक बात सुनो, प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है? जो आपने फर्स्ट टाइम वैल्यू निकाली है ना, हाँ वो वैल्यू, क्या पता ये 9.8 भी वैल्यू जवाब ना ठीक हो।
ये भी हो सकता है, लेकिन प्रिसाइज वैल्यू आप 9.8 को नहीं बोल सकते, क्योंकि इस वैल्यू के करीब तक कौन सी आई थी, सेकंड टाइम वाली आई, थर्ड टाइम वाली आई, फोर्थ टाइम वाली आई, कौन सी आई। बात को समझ रहे हैं ना। इस वजह से आप 9.7 को क्या कहोगे, मेरी प्रिसाइज्ड वैल्यू है, और इस होल प्रोसीजर को क्या कहोगे, इस सारे अमल करने को क्या कहोगे, ये मैंने अमल किया प्रिसिजन का। अब ये हो गया प्रिसिजन। अभी रुक जाइए, अब हम करते हैं एक्यूरेसी। देखो एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी में क्या हुआ, सर ने टास्क दिया एक और स्टूडेंट्स को, उसको कहा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर, एक्सरसाइज 1.1 कही, और इस टाइम उन्होंने क्या कहा, उन्होंने स्टूडेंट को जवाब दे दिया, उनको कहा कि 10.5 ना ये तेरा क्या आएगा, आंस आना चाहिए। जवाब दे दिया स्टूडेंट को, क्या क्या जवाब तुझे मैंने दे दिया बेटा, तेरा आंस जवाब का आना चाहिए 10.5। अब एक स्टूडेंट ने क्या किया, उसने ना जवाब निकाला, वो आया 10.4। अब उसने कहा यार मेरा 10.5 आना चाहिए। सेकंड टाइम उसने क्या कहा, उसने सेकंड टाइम फिर ना क्वेश्चन को थर्ड टाइम फिर उसने सेकंड टाइम फिर उसने सोल्व किया, वो आया 10.2। थर्ड टाइम फिर उसने कहा, अब वो ये 10.5 लाने के ऊपर ना तुला हुआ है, वो कहता मैंने 10.5 लेके आना है, उसका आया 10.3। ठीक है, फिर आया उसका 10.1, फिर आया उसका 9.4। अब वो स्टूडेंट कंफ्यूजन का शिकार है, वो ये कह रहा है कि यार मेरा 10.5 मुझे सर ने बोला था कि 10.5 लेके आ जवाब, लेकिन यार मेरा तो यहाँ पे 10.5 आ ही नहीं रहा। अब वो किस क्वेश्चन किस जवाब को बोलेगा कि ये मेरा एक्यूरेट जवाब है, वो क्या कहेगा, वो ये कह देगा चलें जी मैं 10.4 लिख देता हूँ। हाँ सर को ये तो पता चल जाएगा ना कि सर आपने जो जवाब दिया था उससे करीब तर जवाब ये था। तो वो इस प्रोसीजर में वो एक्यूरेट वैल्यू किसको बोलेगा, वो बोलेगा एक्यूरेट वैल्यू 10.4। ठीक है, और इस होल प्रोसीजर को क्या कहेंगे, इस होल प्रोसीजर को कहेंगे, ये प्रोसीजर क्या है, एक्यूरेसी का प्रोसीजर। हाँ, अगर हम सर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सर क्या कहेगा, सर कहेगा जी मैंने बच्चों को दिया था कि 10.5 आंस लेके आओ, एक बच्चा लेके आया 10.4, एक लेके आया 10.3, एक लेके आया 10.2, एक 9.4, एक 10.3। तो सर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, सर किस बच्चे के आंस को ज्यादा एक्यूरेट मानेगा, जो सर के आंस से करीब तर होगा। ठीक है, और वो कौन सा था, 10.4। और इसको क्या कहा जाएगा, एक्यूरेट वैल्यू, या इस अमल को क्या कहा जाएगा, एक्यूरेसी। याद रखना, अब हम इन दोनों प्रोसीजर में हमने क्या सीखा कि प्रिसिजन क्या है, प्रिसिजन एक ऐसा अमल है जिसमें हम करीब तर वैल्यू देखते हैं, लेकिन हमें जवाब का नहीं पता होता, एक्चुअल जवाब, असल जवाब का हमें पता नहीं होता। हाँ, एक्यूरेसी में हम क्या देखते हैं, एक्यूरेसी में हम देखते तो करीब तर वैल्यू है। हाँ स्टूडेंट्स, ये भी हो सकता है एक्यूरेसी में, क्या पता है एक स्टूडेंट्स का 10.5 एग्जैक्ट आ जाए, ठीक है ना, 100% ही जवाब सही आ गया। अब एक्यूरेसी का अमल क्या होगा, जिसमें हमें एक एक्चुअल वैल्यू दी होती है, हमें बताया जाता है कि ये आपका टारगेट है, इसको अचीव करो, अगर वो अचीव हो गया तो ठीक है, वरना उस टारगेट के जो करीब तर वैल्यू आएगी उसको हम एक्यूरेट वैल्यू बोलेंगे। समझा गई मेरी बात, आई होप सो आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब यहां से आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखनी है, ध्यान से बस सुनते जाइएगा। अब देखो, अब स्टूडेंट एक बात सुनो, एक मैं दो चीजें लिखने लगा हूं, आपने स्टूडेंट्स इससे पीछे पढ़ा था एरर और अनसर्टेनिटी। एरर्स क्या होते हैं, कोई ना कोई मिस्टेक हो जानी, चाहे वो इंसान की अपनी लापरवाही की वजह से होगी, निग्लिजेंस की वजह से होगी, उसके अनएक्सपीरियंस की वजह से होगी, या आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया था उसका था वो इनअप्रोप्रिएट मेथड था यूज करने का, या वो फॉल्टी था। अब यहाँ पे तो हम एक जर्नल एग्जांपल ले रहे हैं। अब फर्ज करो इन दोनों में से, प्रिसिजन और एक्यूरेसी के अमल में से कौन, किस में एरर आ रहा होगा और किस में अनसर्टेनिटी आ रही होगी, है ना ये क्वेश्चन है। एक बात याद रखना, मैं पहले लिखता हूं फिर आपको प्रूव करके बताता हूं। ये देखो, इस अमल में आपका जो एक्यूरेसी का अमल होगा इसमें आपका हमेशा एरर आ रहा होगा, और ये आपका जो प्रिसिजन का अमल होगा इसमें हमेशा अनसर्टेनिटी आ रही होगी। अब पहले मैं इसको प्रूव करता हूं, एरर क्यों आता है, मतलब एक्यूरेसी के अमल में जो हमारी वैल्यूज, जो हमें एक एक्चुअल वैल्यू बताई हुई थी उसके करीब तक जो वैल्यू आ रही थी, हम क्यों कह रहे हैं कि इन दोनों वैल्यू में यानी कि 10.5 और 10.4 जो एक्यूरेट वैल्यू आई है उसके दरमियान में एरर पाया जाता है। याद रखो, एरर कब फाइंड आउट कर सकते हैं,
अगर मैं ऐसे कहूंगा ना, यार मेरा वो टारगेट था, मैं उस टारगेट के करीब तर पहुंच गया, अब बता मैंने मैंने क्या मिस्टेक की, मैंने कितनी मिस्टेक की है, यही है ना। मतलब मैं एरर एरर यही कहते हैं गलती को। तो गलती हमेशा फाइंड आउट कब होती है, जब हमें एक असल टारगेट बताया जाता है कि भाई तूने यहां तक पहुंचना है, तूने ये वैल्यू लेके आनी है, तेरी इस वैल्यू के करीब वैल्यू आई या कि नहीं आई। अगर तो करीब तर आ गई, जैसे 10.4 करीब तर वैल्यू आ गई, तो मैं ये देखूंगा, हाँ एक्चुअल वैल्यू से उसका कंपैरिजन करूंगा, डिफरेंस कर लूंगा, मनफी कर लूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि यार मैंने इसमें एरर कितना किया है। तो इसका इस यहां से आपको एक चीज पता चल गई कि एक्यूरेसी के अमल में हमेशा आपके पास क्या आता है, हमेशा आपके पास एरर ही आता है, क्योंकि आपने जो भी जवाब निकालना होता है वो जवाब को आपने कंपैरिजन करना होता है किससे, एक्चुअल वैल्यू से। बात को समझ गए स्टूडेंट्स। अब अब मैं कहता हूं, मेरे सर ने मुझे कहा, उन्होंने कहा अच्छा जी एक स्टूडेंट ने लिया 10.4, एक ने लिया 10.3, एक ने लिया 9.4, तो अब आपको पता है आपका जब रिजल्ट आता है, तो स्टूडेंट्स आपका जो रिजल्ट आता है, जैसे आपका 10th का रिजल्ट आया, तो बच्चों का जो रिजल्ट आया होगा वो उसको परसेंटेज में भी, अक्सर हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं ना, वो कहते हैं आपके बेटे के परसेंटेज में कितने आंसर आए हैं। सही है ना। हाँ मिस्टेक तो आपके बच्चे ने की है कि अगर 1100 नंबर थे, 1100 में से किसी ने नंबर लिए हैं 794 नंबर लिए हैं, या किसी ने अगर 820 नंबर लिए हैं, या किसी ने अगर 1000 से अबव नंबर लिए हैं, तो ये बताओ इसने ओवरऑल नंबर में से कितने गेन किए हैं। मतलब एक तो इसको पॉजिटिव सेंस में देख लो कि ओवरऑल नंबर में इसने कितने गेन किए हैं, इसको अगर नेगेटिव सेंस में देखना कि भाई इसने ओवरऑल नंबर में से कितने की एरर किया, कितने नंबर की इसने मिस्टेक की है, एरर किया, तो उसको आप परसेंटेज में लिखना हो तो आप उसको परसेंटेज में लाते हो ना, उस एरर को आप परसेंटेज में बताते हो, कि अपने रिलेटिव्स को बताते हो कि देखो ये जो मेरी मिस्टेक हुई है ना, परसेंटेज वाइज मैंने इतनी मिस्टेक की है। ठीक है ना। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, एक्यूरेसी में जो एक्यूरेसी के अमल में हमेशा एरर होता है वैल्यूज के दरमियान, और उस एरर को हमेशा किस में हम फाइंड आउट करते हैं, उस एरर को हमेशा किस में हम निकालते हैं, हम नंबर 1 निकालते हैं परसेंटेज में, और नंबर 2 आप निकालते हैं फ्रैक्शन में। परसेंटेज में याद है आपका आंस या 80% ऐसे आ रहा होता है, या आपका फ्रैक्शन में आंस क्या आ रहा था, इशारिया में, पॉइंट में आपका आंस आ रहा था। बात को समझ गए। पॉइंट में आपका आंसर आ रहा होता है कि जी मैंने इतने पॉइंट की जो है ना मैंने मिस्टेक कर दी है। अब देखो स्टूडेंट्स, जो आपका प्रिसीजन का अमल है ये आपका है अनसर्टेनिटी। अब ये अनसर्टेनिटी क्यों है, एक बात सुनो, मैं कहता हूं मेरे 9.8 था पहली दफा जवाब आया, सेकंड टाइम मेरा जवाब आया 9.7, तो क्या मुझे असल जवाब मालूम था, नहीं था मुझे मालूम असल जवाब। असल जवाब मुझे मालूम होता, मैं टारगेट को ऊपर रखता, मैं फिर काम करता, फिर मुझे पता चलता मैंने कितना टारगेट अचीव करना है। यहाँ पे तो मुझे पता ही नहीं था, यहाँ पे तो मैंने क्या किया, मुझे बस मेरे सर ने सवाल दिया, मैंने उस सवाल को पकड़ा, मैंने कहा कि फर्स्ट टाइम मेरा आंसर आया 9.8, उसी फर्स्ट टाइम को मैंने चेक करना था क्या ठीक आया कि गलत आया, उस ठीक चेक करने के चक्कर में मेरे पास बाकी आंसर ये आते गए। ठीक है, फिर मैंने कहा मैंने मेरा 9.7 जो है ये एक प्रिसाइज वैल्यू है, क्योंकि ये मेरे फर्स्ट टाइम जो मैंने आंसर गेट किया था, हासिल किया था, ये उसके करीब तरह आया। ठीक है। अब इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप अनसर्टेनिटी बोलोगे, इसको आप एरर नहीं कह सकते। याद रखना स्टूडेंट्स, एरर हमेशा होता है एक्चुअल वैल्यू से जब उसको कंपैरिजन किया जाए। अनसर्टेनिटी होती है कि एक कोई ना कोई वजूहात, यहाँ पे उसको अनसर्टेनिटी एक गैर मुनासिब हालात ही होते हैं ना। अब यहाँ पे एक पता नहीं कोई ना कोई अनसर्टेनिटी उसकी, या उसके कैलकुलेशन करने के अमल में कोई ना कोई गलती आ रही है, जिसकी वजह से उसका जो है ना वो 9.8 जवाब सेकेंड टाइम नहीं आ रहा, या थर्ड टाइम भी नहीं आ रहा, फोर्थ टाइम भी नहीं आ रहा, फिफ्थ टाइम भी नहीं आ रहा। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, अनसर्टेनिटी। और याद रखना ये हमेशा अनसर्टेनिटी। अब इसको आप क्या परसेंटेज में लेके आ सकते हो, अब खुद स्टूडेंट सोचो, मैं कहूं मेरे पास 9.8 पहली दफा जवाब आया, सेकंड टाइम मेरे पास जवाब आया 9.7, तो ये तो मेरा 5% जवाब कम है। और भैया परसेंटेज में इसको मालूम ही नहीं कर सकते। अगर आपको परसेंटेज में चीज तब मालूम होती है जब आपको एक्चुअल रकम मालूम हो। जैसे कि आप स्टूडेंट्स को 10th क्लास में ये बताया जाता है कि आपके जो ओवरऑल टोटल मार्क्स होंगे वो आपके 1100 मार्क्स होंगे, बताया जाता है ना। अगर अगर वो आपको 1100 मार्क्स ही ना बताएं, तो ओवरऑल कह दें कि एक स्टूडेंट ने गेट किए जी 820, एक ने इतने लिए, एक ने इतने लिए, किसी ने 715 लिए, किसी ने 600 इतने लिए, तो आप कंपैरिजन नहीं ड्रॉ कर पाओगे कि मैंने कितने परसेंटेज, मतलब मैंने नंबर हासिल किए हैं। तो इस वजह से ये हमेशा जो अनसर्टेनिटी मतलब प्रोसीजन का अमल होता है, ये ना ही तो आपका परसेंटेज में आ सकता है क्योंकि असल कीमत नहीं मालूम, और ना ही आपका फ्रैक्शन में आ सकता है, ये हमेशा एब्सोल्यूट होगा।
ये हमेशा क्या होगा, एब्सोल्यूट होगा। मतलब इसके अंदर जितनी भी मिस्टेक आ रही होगी जवाब में वो एब्सोल्यूट आ रही होगी, एक जैसी मिस्टेक आ रही होगी। इसमें एक जैसी मिस्टेक नहीं आ सकती, इसमें हमेशा परसेंटेज, क्या पता किसी बच्चे के इस आंस में जो टारगेट सेट सर ने करके दिया था, क्या पता वो 8% कम दे रहा है टारगेट अपना, कोई टारगेट 2% कम अचीव कर रहा है, कोई अपना टारगेट 20% कम अचीव कर रहा है। बात को समझ रहे हैं? तो मैंने अभी तक हमने क्या सीखा कि एक्यूरेसी में, एक्यूरेसी को के अमल को हमेशा एरर के अमल में हमेशा एरर होता है और इसको हम परसेंटेज या फ्रैक्शन में डिटरमाइन करते हैं। परसियन के अमल में हमेशा क्या होता है, अनसर्टेनिटी होती है और इसको हमेशा हम एब्सोल्यूट कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा एक जैसी होती है। बात को समझ गए स्टूडेंट्स? अब यहां से एक चीज को आपने फिर देखना है। अब यहां से देखो, एक छोटी सी चीज आपको बताने लगा हूं। क्या स्टूडेंट्स, मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि 9.8 से मैं 9.7 की परसियन के अमल को, 9.8 में से 9.7 को माइनस करूं तो 0.1 आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे याद रखना, परसियन का अमल हो आपका, जब भी परसियन का अमल होगा ना स्टूडेंट्स, उसमें आपने पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही है ना, उसको आपने बड़ी अच्छी से आप अपनी नजर में रखना है, ठीक है। पॉइंट के बाद जो वैल्यूज आ रही होती हैं वो, जैसे यहाँ पे सारे अमल में पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज आ रही हैं, एक एक एक, पॉइंट 8, पॉइंट 7, पॉइंट 6, पॉइंट 5, पॉइंट 4। बात को समझ रहे हैं? और ये अगर आपको आपका फर्स्ट टाइम आंसर आता 9.88, तो आपका सेकंड टाइम जो दूसरा आंसर आना चाहिए था वो भी आपके पास पॉइंट के बाद दो वैल्यूज उसने भी शो करनी थी। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड में ये बनाया था कि यार अगर मेरा जवाब आया 9.88, अगर मेरा जवाब आया ना, तो सेकंड टाइम जब क्वेश्चन आपने हल करना था, आपने कहना था मेरा जवाब 9.88 ही आना चाहिए। बात को समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये है, पर्सियन के अमल में ना हमेशा आपने ये अपने माइंड में लाजमी रखना है कि आपने पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज शो कर रहे हैं। ये अभी मैं बताता हूँ, ये पॉइंट के बाद ये अमल थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा, लेकिन अभी आपको मैं बताने लगा हूँ कि क्यों इसको, इसमें हमने पॉइंट के बाद, मैंने ये चीज आपको बताई कि पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज होंगी उतना ही उसमें क्या होगा, उतना ही उसमें डिफरेंस आएगा। अब देखो 9.8 और 9.7, इसमें कितना डिफरेंस है, 0.1 का। इसमें कितना डिफरेंस है, 0.1 का। इसलिए आप कह सकते हो कि अब देखो, एक है 9.8 और 9.7, कितना डिफरेंस है, 0.1 का। 9.8 और 9.6 कितना डिफरेंस है, 0.2 का। 9.8 और 9.5 कितना डिफरेंस है, 0.3 का। अच्छा, अब किसको आप, किस वैल्यू को आप कहेंगे मेरी प्रिसाइज वैल्यू, 9.7 को ही कहेंगे। क्यों? एक तो वो करीब आता है, दूसरा उस वैल्यू और जो पहली दफा मैंने जवाब निकाला था उस वैल्यू के दरमियान फर्क बहुत थोड़ा है। इस फर्क को आप फिजिक्स की टर्म में बोलोगे लीस्ट काउंट। बात को समझ रहे हो? इस फर्क को आप फिजिक्स की टर्म में क्या बोलोगे, लीस्ट काउंट। दोबारा से सुन लेना, 9.8 और 9.7 में हाँ करीब तर वैल्यू है, लेकिन करीब तर वैल्यू आपको कैसे पता चलती है, जब आप कैलकुलेटर से करते हो 9.8 माइनस करते हो 9.7 तो कितना जवाब आता है, 0.1। अगर आप करो 9.8 और माइनस करो 9.6 तो कितना जवाब आता है, 0.2। फिर आप कहते हो 9.7 जो और मेरा प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू है। क्यों? क्योंकि उसका फर्क 9.8 से कम आ रहा है। ऐसा ही है, उस फर्क को क्या कहते हैं फिजिक्स की टर्म में, इस फर्क को क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट। और ये याद रखना मेरी बात, जितना छोटा लीस्ट काउंट होगा, यहां से देख लो, जितना छोटा आपका लिस्ट होगा, लीस्ट काउंट होगा, उतनी ही प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू आपके पास आएगी। ठीक है, जिस वैल्यू का लीस्ट काउंट बहुत छोटा होगा वो वैल्यू आपकी प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू कहलाएगी। जिस वैल्यू का लीस्ट काउंट सबसे बड़ा होगा, जैसे ये देखो 9.5 है, क्या आप इसको प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू कह सकते हैं? नहीं कह सकते। आप कहोगे सर इसमें तो डिफरेंस ही बड़ा ज्यादा, 9.8 से 0.3 का फर्क है, तो इसको मैं प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू नहीं कह सकता। मैं पूछूंगा क्यों, दूसरी टर्म में आप कहोगे क्योंकि सर फर्क बहुत ज्यादा, उस फर्क को फिजिक्स की लैंग्वेज में कह लो लीस्ट काउंट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। प्रेसियन के अमल में लीस्ट काउंट छोटा होगा तो एक्यूरेसी, तो सॉरी, प्रेसियन का अमल प्रिस्क्राइब वैल्यू ज्यादा, वो वैल्यू जिसमें लीस्ट काउंट थोड़ा होगा उसमें क्या, वो वैल्यू क्या कहलाएगी, हमेशा प्रिस्क्राइब वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, मतलब प्रेसियन के अमल में आपने किस चीज को मद्देनजर रखना है, आपने किस चीज को अपने माइंड में रखना है, उस चीज को रखना है लीस्ट काउंट को। कम से कम प्रेसियन के अमल में आपके पास लीस्ट काउंट आना चाहिए। अब एक्यूरेसी की बात करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, एक्यूरेसी में तो आपने एक टारगेट तक पहुंचना होता है। जैसे 10.5 था, अब इसमें आप ये नहीं कहोगे कि सर 0.1 का फर्क आ रहा है। भाई बात सुनो, कोई बच्चा ऐसा भी तो होता है जो फेल ही हो जाए।
किसी की सैपली भी तो आती है ना, 1100 में से किसी की सैपली भी तो आ जाती है। क्या उसमें हम ये बताते हैं बेटा आपके कितने परसेंट मार्क्स है? सर मेरे आए 32% मेरे मार्क्स। बेटा तू तो फेल ही है ना, ऐसी बात है ना। तो याद रखना, एक्यूरेसी की अमल में हमेशा हम परसेंटेज से फाइंड आउट करते हैं कि परसेंटेज से मुझे पता चल जाता है कि क्या मतलब किस बच्चे की परसेंटेज से देख के पता चलता है कि हाँ यार ये बच्चा एक्यूरेट काम कर रहा है कि ये बच्चा एक्यूरेट काम कर रहा है। अब देखते हैं कैसे पता चलेगा। अब देखो तो देखो स्टूडेंट्स, अगर आपकी परसेंटेज एक्चुअल वैल्यू से कंपैरिजन करना है, उसके मुकाबले में कम आ रही हो, जैसे मिसाल के तौर पे समझें 10.5 है और 10.4 मेरा आंसर आ गया, कितनी परसेंटेज का फर्क आया? 1% का। और अगर किसी एक स्टूडेंट का आंसर आया 9.4, ये मिनिमम आपकी परसेंटेज कितनी बन जाती है? ये 8 to 10% आपकी बन जाती है। तो अगर जो परसेंटेज, जैसे परसेंटेज एक्चुअल आंसर से जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ती जाती है ना, आपकी वैल्यू एक्यूरेट नहीं रहती। जब एक बात ऐसे देख लो, अगर एक स्टूडेंट के 1100 में से 10,050 नंबर हैं, उसकी परसेंटेज देखो कितनी आती है। और यही अगर किसी स्टूडेंट के 1100 में से 1000 नंबर हैं, उसकी परसेंटेज कितनी आती है? मेरे पास 100%, 1100 मार्क्स होते हैं 100%। अब एक बच्चे के आए 1050 नंबर, ये बन जाती है 90%, फर्ज करो, ठीक है। अगर एक बच्चे के आए पूरे 1000, तो ये बन गई 85%। तो याद रखो स्टूडेंट, ये 100 में से 95 का फर्क लो तो ये 10% आ गया, 100 में से 95 का 85 का लो परसेंट फर्क, तो ये आपके पास 15% आ गया। तो एक बात बताओ, 10% कम हुई परसेंटेज, 15% ज्यादा हुई, तो मैं एक्यूरेट किसको मानूंगा? जिसकी परसेंटेज क्या होगी, जिसकी परसेंटेज कम होगी उसका रिजल्ट आप एक्यूरेट मानोगे। जिसकी परसेंटेज एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा होगी उसमें आप क्या कहोगे कि ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। इसका मतलब हमने इस दोनों में क्या सीखा? परसियन के अमल में हम ये सीखा कि जितनी ही वैल्यू के दरमियान फर्क कम से कम होगा, उसका लीस्ट काउंट छोटा होगा। परसियन का अमल बहुत बेहतरीन है। एक्यूरेसी में हमने क्या सीखा? जिसकी परसेंटेज कम होगी वो एक्यूरेट है, जिसकी परसेंटेज ज्यादा होती जाएगी वो एक्यूरेट नहीं होगा। अब हम इस पूरे प्रोसीजर को एक फिजिक्स की टर्म में देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, हम फिजिक्स की टर्म में देखने लगे हैं प्रेसिजन और एक्यूरेसी को। देखो मैंने ना एक स्टूडेंट को बोला, मैंने कहा कि इसकी ना ये बोर्ड मार्कर है, इसकी मुझे पमाइश करके दो, इसकी लेंथ करके दो, इसकी लेंथ कितनी है मैयर करके दो। तो मैंने उनको कहा कि दो स्टूडेंट से, मैंने एक को कहा कि तू मीटर रॉड से करके दे, एक को कहा तू वर्नियर कैलिपर से करके दे। आपको पता है कि इंस्ट्रूमेंट यूज कौन से करने हैं? जो फिजिक्स में इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं हमने उनको लेके आना है ना अपनी मेजरमेंट्स में। तो इसी वजह से मैंने दो स्टूडेंट्स लिए, उनको मैंने दो क्या दिए? इंस्ट्रूमेंट दिए। एक को मैंने वर्नियर कैलिपर दे दिया, एक को मैंने मीटर रॉड दे दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, हाँ मैंने उनको ये नहीं बताया कि भाई तेरी एक्यूरेट वैल्यू क्या है, समझा रही मेरी बात? तेरी एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू मैंने नहीं बताई। अपने माइंड में रखें, एक्चुअल वैल्यू मैंने नहीं बताई। अब देखो, जो बच्चा पहले जिसको मीटर रूल से मैंने दिया, कहा एक को मैंने कहा वर्नियर कैलिपर से कर, तो जो जिस मीटर रूल से जिसने की उसकी आई 25.5 और इसकी कितनी आई? इसकी आई 0.45। अब देखो स्टूडेंट्स, अब यहां पे किसकी प्रेसिजन ज्यादा है ये देखते हैं, यहां पे किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है वो देखते हैं। यानी कि मीटर रूल को जिस स्टूडेंट ने यूज किया, क्या उसकी प्रेसिजन ज्यादा है, या वर्नियर कैलिपर को जिसने यूज किया क्या उसकी प्रेसिजन ज्यादा है? मीटर रूल को जिसने यूज किया क्या उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, या जिसने वर्नियर कैलिपर को यूज किया है उस स्टूडेंट ने एक्यूरेसी ज्यादा शो की है? अब देखो स्टूडेंट्स, एक बात देखो, इसकी एक्यूरेसी किस पे डिपेंड, सॉरी एक्यूरेसी कह रहा हूं, प्रेसिजन किस पे डिपेंड करती है? लीस्ट काउंट पे। प्रेसिजन किस पे डिपेंड करती है? लीस्ट काउंट पे ना। अब एक बात देखो, लीस्ट काउंट क्या था? लीस्ट काउंट ये था कि जो फर्क होता है मिनिमम फर्क, मिनिमम जितना लीस्ट काउंट छोटा होगा उतना उतनी प्रेसिजन का अमल ज्यादा होगा। ये बात आपके माइंड में बैठ गई है ना? अब एक बात तुम्हें बताऊं, यहां पे मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट होता है ना, लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि कम से कम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है वो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब ये जो कम से कम वैल्यू मेजर कर सकता है ना, ये मेजर कर सकता है 0.1, ओके है। और ये कम से कम कितनी वैल्यू को मेजर कर सकता है? 0.01, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इस अमल को आप इस तरह भी ले आओ कि मीटर रोड को जब भी कोई भी स्टूडेंट यूज करेगा तो उसमें वो कम से कम जो लेंथ मालूम कर सकता है ना, कम से कम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो लेंथ मालूम कर सके, चाहे कोई भी मेजरमेंट कर ले, लेंथ कर ले, विड्थ कर ले, मतलब ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, जो भी वो मेजर करना चाहे कर ले, लेकिन वो मिनिमम कितनी कर सकता है, 0.1 तक। ओके है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स वर्नियर कैलिपर को सिलेक्ट करता है तो वो कितनी मेजरमेंट कर सकता है, कम से कम 0.01, यानी कि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट शो हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट के बाद दो डिजिट शो हो रहे हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट शो हो रहा हो ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम उसमें, उस अमल में हम थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। अब आपको वो बताऊंगा क्यों। अगर पॉइंट के बाद दो डिजिट्स या दो से ज्यादा डिजिट्स शो हो रहे हो तो उसमें हम थोड़े से हमें इजीनेस होती है। वो कैसे, अब पहले जनरल एग्जांपल को समझिएगा। मैं कहता हूं अच्छा तो स्टूडेंट्स मेरा दूसरा आंसर क्या, मैं यहां से ये कह सकता हूं कि अगर मेरा 9.8 आया तो देखें स्टूडेंट्स, अगर 9.8 मेरा आंसर आया है तो अगर मेरा आंसर आएगा 9.7 तो मुझे समझ नहीं आएगी कि यार ये ज्यादा क्लोज है। फर्ज करो अगर एक इंस्ट्रूमेंट है वहां पे मेरा आंसर 9.8 आना चाहिए लेकिन मेरा आंसर आ रहा है 9.78, मुझे पता चल जाएगा अच्छा यार 9.78 है। अगर 9.79 आ गया तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 9.8 लिख सकता हूँ। ऐसा ही है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपको पॉइंट के बाद एक डिजिट शो कर रहा हो ना, याद रखना उसका लीस्ट काउंट थोड़ा नहीं होता, वो आपको आपको कम से कम वो पैमाइश इतनी ज्यादा नहीं दे सकता। हाँ, जिसके पॉइंट के बाद दो डिजिट्स आ रहे हैं, दो वैल्यूज शो कर रहा है, वो आपको पॉइंट के बाद वन वैल्यू वाले से ज्यादा छोटी से छोटी मेजरमेंट करके दे सकता है। हाँ, इसी तरह जो स्क्रू गेज है उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.001, यानी कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट, वो वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा आपको मिनिमम मेजरमेंट मालूम करके दे सकता है। ठीक है, जितना ही छोटी से छोटी एक इंस्ट्रूमेंट आपको मेजरमेंट करके करके देने की पोजीशन में हो ना, वो उतनी ही आपकी वैल्यू को क्रीप कर लेता जाता है, लेता जाता है, लेता जाता है, लेता जाता है। समझाइए, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू होती है या जिस टारगेट तक आपने पहुंचना होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, अब यहां पे आपको क्या मिली थी लेंथ 25.5, यहां पे आपको लेंथ क्या मिली 0.45। अब यहां पे जो लीस्ट काउंट है वो कितना है 0.1 का, और यहां पे लीस्ट काउंट कितना है 0.01 का, 0.01 का। अब यहां पे प्रेसिजन, अब प्रेसिजन इसके अमल में ज्यादा है कि इसके अमल में ज्यादा, मैंने कहा था आपको प्रेसिजन का ताल्लुक किससे होता है, लीस्ट काउंट से होता है। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट, मतलब लीस्ट काउंट मींस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ये भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है कि यहाँ पे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है। आप कहोगे जिसका लीस्ट काउंट छोटा होगा वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमें कम देगा। अब ये है वर्नियर कैलिपर, इसका लीस्ट काउंट छोटा है इसलिए आप इसको बोलोगे कि ये ज्यादा प्रिसाइज्ड है, किससे, इससे, ये कम प्रिसाइज्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब देखो आगे इसमें, इसी में हम एक्यूरेसी कैसे मालूम कर पाएंगे। अब आप स्टूडेंट्स कहोगे सर एक्यूरेसी के लिए तो हमें एक एक्चुअल रकम पता हो फिर ही हम एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे तो हमें स्टूडेंट्स एक्यूरेसी नहीं भी पता, ये तो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है ना, मतलब हमने मीटर रोड से जब काम किया तो हमारे पास आई 25.5, जब एक स्टूडेंट्स को मैंने काम दिया उसके पास आई 0.45, तो ये एक्चुअल वैल्यू नहीं थी, मैंने उसको दी कि भाई ये टारगेट अचीव करके दे। अब यहां से हम एक्यूरेसी मालूम कर सकते हैं, एक फार्मूला है। फार्मूला क्या, यहाँ पे आप दोनों तरफ एक्यूरेसी के लिए एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100, और यहाँ पे भी लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब लीस्ट काउंट एक्चुअल में किसको कहते हैं, कम से कम फासला या कम से कम फर्क। अब कम से कम फर्क को हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी तो कहते थे, तो आप फार्मूला ये भी अप्लाई कर सकते हो, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, और वर्नियर कैलिपर के अंदर भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैंने फर्ज करो मैंने एब्सोल्यूट वाला फार्मूला लगाया, तो मैंने लिखा एक्यूरेसी मालूम करने के लिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर मल्टीप्लाई बाय 100। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मतलब लीस्ट काउंट कितना था मीटर रूल में, इस पर 0.1 डिवाइडेड बाय 25.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.04%।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे भी मैंने यही फार्मूला अप्लाई किया, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैं क्या लिखता हूँ, बराबर है लीस्ट काउंट, यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मेरे पास कितनी है 0.01 डिवाइडेड बाय 0.45 मेरे पास मेजर वैल्यू का मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो मेरे पास आंसर आएगा इज इक्वल टू 2%। अब यहां से आप बताओ किस इंस्ट्रूमेंट की किस स्टूडेंट्स ने मुझे एक्यूरेट जवाब दिया। क्या मुझे स्टूडेंट जिसको मैंने मीटर रूट दिया था क्या उसने मुझे ठीक आंसर दिया, या जिसको मैंने वर्नियर कैलिपर दिया था क्या उसने मुझे ठीक आंसर दिया। तो याद रखना जिसकी परसेंटेज कम होगी ना उसने मुझे ठीक आंसर दिया, वो था आपके पास 0.04 वाला, क्योंकि ये 2% इसने मुझे दिया है, इसने मुझे 0.04 दिया है। अब आप स्टूडेंट सोचोगे सर ये क्या बात हुई कि वर्नियर कैलिपर हमें प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू तो दे रहा है लेकिन हमें एब्सोल्यूट हमें एक्यूरेसी नहीं दे रहा, वजह क्या, क्योंकि ये तो प्रिस्क्राइब वैल्यू जो बंदा करीब तर वैल्यू दो जो इंस्ट्रूमेंट देता है वही इंस्ट्रूमेंट को हमें एक्यूरेट वैल्यू भी तो देनी चाहिए ना। हाँ ठीक है, आपका आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। आप मुझे एक जेन्युइन सी एग्जांपल दो। दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट ने 1100 में से 1000 नंबर लिया, वो उसकी परसेंटेज बनती है 85%, मतलब 15% का बस उसने गैप छोड़ा अपने मार्क्स में। लेकिन एक स्टूडेंट ने 100 में से मार्क्स हासिल किए 70, तो उसके अंदर दरमियान में 30% का गैप बनता है। तो अब मुझे बताओ, आप अगर घर में आप अगर किसी थर्ड पर्सन को अपना रिजल्ट चेक कराओगे तो वो कहेगा यार ये 1100 वाले ने ठीक है चाहे 1000 नंबर लिया है ना, इसके परसेंटेज चाहे कम है ना, लेकिन देख इसने टोटल नंबर में से कितना अचीव किया, और तेरे टोटल नंबर ही थोड़े थे, इसके टोटल नंबर 1100 थे, तुम्हारे टोटल नंबर सिर्फ 100 थे। तो टोटल नंबर मींस आपकी परसेंटेज जो डिपेंड करती है वो आपकी टोटल नंबर पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे टोटल नंबर नहीं थे हमें दिए, एक्चुअल वैल्यू नहीं थी हमें दिए। अब यहाँ पे आप ये देख लो कि मीटर रोड से हमने जब मार्कर की लेंथ मालूम की तो उसने हमें मार्कर की लेंथ जो वो 25.5 सेंटीमीटर तक बताई है, मतलब इतनी बड़ी वैल्यू उसने मालूम करके दी, इतनी बड़ी सेंटीमीटर में लेंथ मालूम करके दी। इसने हमें जो लेंथ मालूम करके दी वो सिर्फ 0.45 तक बस लेंथ मालूम करके दी। ठीक है, तो इसका मतलब इसने ज्यादा हमें पैमाइश करके दी, इसने हमें कम मेजरमेंट यानी कि कम पैमाइश करके दी। तो इस वजह से जो आपका एक्यूरेसी है वो ये शो करेगा, क्योंकि इसकी परसेंटेज कम आ रही है। ये स्टूडेंट आपका एक फुल फ्लेज टॉपिक था। आई होप सो मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस दफा आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्लस हम आपको इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको इंपॉर्टेंट सोल्यूशन भी देंगे, आप उसी को प्रिपेयर करके अच्छे से अच्छे मार्क्स भी गेन कर पाओ। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखना, अपने यूट्यूब चैनल का। अल्लाह हाफिज।